हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज की क्लास में हम रोल ऑफ लर्नर और ये कंस्ट्रक्टिविज्म और टीचर्स का क्या रोल होता है इसको पढ़ने वाले थे। पर हमारी एक थ्योरी, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने अभी पढ़ा है, संज्ञानात्मक विकास पढ़ा है, तो जो मोरालिटी है वो भी संज्ञान के अंदर ही आती है। तो मोरालिटी की एक आपकी ये वाली थ्योरी है और एरिक एरिक्सन की थ्योरी है साइको सोशल की। तो ये सब कॉग्निटिव के अंदर ही आते हैं, संज्ञानात्मक के अंदर ही आते हैं। तो फिर इस वजह से आपकी ये दोनों थ्योरीज भी पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हमारी थ्योरी क्या है? कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, मतलब कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी कोहलबर्ग ने, वो किस चीज के ऊपर दी थी? मोरल डेवलपमेंट या फिर नैतिक विकास के ऊपर दी थी। अब इनकी थ्योरी को समझने के पहले इस थ्योरी से, पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, पर इनका कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट समझने के लिए हम पहले इनको समझेंगे, क्योंकि इन्हीं से इन्होंने इंस्पायर होकर के या फिर इन्हीं की थ्योरी को इन्होंने एलाबरेट करके अपनी थ्योरी बनाई थी। तो सबसे पहले एक स्टोरी समझते हैं जो कि इन्होंने, कोहलबर्ग ने बताई थी। मतलब कि यूरोप की एक स्टोरी है, उस स्टोरी पर इन्होंने अध्ययन किया, स्टडी की। स्टडी करने के बाद उसके कुछ निष्कर्ष निकाले। उस निष्कर्ष को निकालने के बाद उनका जो निष्कर्ष था वही उनकी थ्योरी है। तो कौन सी स्टोरी थी यूरोप की, वो कौन सी चीज है जिसको सुनने के बाद मोरल डेवलपमेंट पर पियाजे की थ्योरी से चेंज करके या एक्सचेंज करके इन्होंने अपनी थ्योरी निकाली थी? एक हिंज थे, उनकी पत्नी बहुत बीमार रहा करती थी। तो अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कराने के लिए या फिर उनकी वाइफ को ठीक करने के लिए एक दवा की जरूरत थी, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर शॉप पर ही मिलती थी। तो क्योंकि वो दवा सिर्फ एक ही शॉप पर, एक ही दुकान पर थी, इस वजह से वहां का जो शॉपकीपर था वो जानबूझ करके अपने हिसाब से, जैसे अगर 5 रुपए की दवा है तो वो 200 रुपए लगा करके उस दवा को बेच रहा था। अब हिंज बहुत गरीब था, वो खरीद सकता नहीं था, अफोर्ड कर नहीं सकता था उस प्राइस को, लेकिन उसको अपनी वाइफ को बचाना था। तो उसने चोरी कर ली और चोरी करने के बाद उस दवा को अपनी वाइफ को खिलाया, उसकी वाइफ बच गई। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। तो इस स्टोरी के हिसाब से इसका अध्ययन किया जब इन्होंने, तो इन्होंने सोचा कि जो पियाजे की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, पियाजे के हिसाब से मोरालिटी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन इंक्लिनेशन और बेस्ड ऑन आवर कल्चर या बैकग्राउंड। इनके हिसाब से नैतिकता क्या है? पियाजे के हिसाब से नैतिकता क्या थी कि मोरालिटी मतलब वही है जो हमारी इच्छा है, मतलब हमारी खुद की इच्छा है, या फिर जिस चीज की तरफ हमारा झुकाव होता है उसी झुकाव को ही हम सही या गलत करार दे देते हैं। या फिर हमारी संस्कृति के हिसाब से कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं, उन्हीं के हिसाब से कह देते हैं हम कि ये चीज राइट है और ये चीज रॉन्ग है। कोई भी चीज सही या गलत है वो किस चीज के ऊपर आधारित होती है? उसकी खुद की इच्छा के ऊपर। क्योंकि वो अपनी इच्छा अगर उसकी होगी तो वो किसी भी चीज को सही बता देगा, किसी भी चीज को गलत बता देगा। या फिर उसकी जैसी संस्कृति होगी, जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करेगा, उसी के हिसाब से वो सही या गलत नैतिकता को बताएगा। तो नैतिकता का मतलब कुल मिलाकर के नॉर्मली क्या होता है, जो वैल्यूज हैं या नॉर्म्स हैं, सही क्या होता है, गलत क्या होता है, जब इस चीज की का संज्ञान दिमाग में आने लगता है, जब इस चीज का कॉग्निशन पॉसिबल हो जाता है, तब उसी को संज्ञानवाद बोलते हैं, मतलब कि उसी को मोरालिटी या नैतिकता बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर खुद की इच्छा हो या फिर उसकी कल्चर या बैकग्राउंड ऐसा हो, उसी के आधार पर वो सही या गलत चीजों को बताता है। लेकिन कोहलबर्ग ने कहा कि जो ये वाली स्टोरी है, जो ये वाली सिचुएशन है, उसमें हिंज बिल्कुल नहीं चाहता है चोरी करना, उसकी चोरी करने की कोई इच्छा नहीं है, उसको मजबूरी में चोरी करना पड़ रहा है क्योंकि वो उन पैसों को अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके हिसाब से चोरी गलत है, मतलब खुद की इच्छा नहीं है उसकी चोरी करने की, उसके पीछे ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है जहां से उसने चोरी करना सीखा हो। ठीक है, उसके बावजूद उसको चोरी करना उसकी मजबूरी है। तो उसके आधार पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो नैतिकता होती है वो जरूरी नहीं है कि संस्कृति या कल्चर या बैकग्राउंड से उठे, जरूरी नहीं है कि उसकी इच्छा हो। दो केसेस में नैतिकता आती है। पहली चीज मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा, और दूसरा मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा। तो ये नैतिक तर्कणा के आधार पर इन्होंने 3 स्टेजेस बताई। 3 स्टेजेस में 2-2 लेवल्स हैं, 3 स्टेजेस में 2-2 लेवल्स हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 स्टेज हैं इनकी थ्योरी में और 6 लेवल्स हैं। इसको 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। मोरल डिलेमा मतलब नैतिक दुविधा। अगर किसी
ऐसी जैसे हिंज यहाँ पे है इस स्टोरी में, तो हिंज किस सिचुएशन में है, उसके पास नैतिक रूप में वो तर्कना करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको अपनी वाइफ को बचाना है, बचाने के लिए वो मजबूरी है, उसको वो दवाई चाहिए। तो वहां पे वो नैतिकता किस आधार पर बताएगा कि ये चीज सही है कि गलत है। चोरी करना, अगर उसने नैतिक तर्कना की, मोरल रीजनिंग की कि चोरी करना गलत बात है, तो यहाँ पे उसकी वाइफ तो मर जाएगी। तो इस वजह से इस टाइम पे वो नैतिक तर्कना की स्टेज में नहीं है, वो मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा में है। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको नैतिकता को साइड में रख करके मजबूरी में कोई चीज करनी पड़ जाए, तो वो होती है नैतिक दुविधा या फिर मोरल डिलेमा। और नॉर्मली हर एक स्टेज में किस तरीके से नैतिकता का विकास होता है, उसको इन्होंने कहा मोरल रीजनिंग, या फिर किस तरीके से नैतिक तर्क का विकास, डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, उसको इन्होंने कहा मोरल रीजनिंग, जिसकी इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हुई हैं। तो उनको हम वन बाय वन करके समझते हैं। अब इनका भी समझ लेते हैं कि पियाजे के हिसाब से नैतिकता 2 तरीके की थी, 2 पैटर्न में। एज के हिसाब से जो नैतिकता है वो बच्चे में बढ़ती है, बच्चे में विकास होती है। पहला हेट्रोनोमस मोरालिटी या फिर परायत्ता नैतिकता, ये होती है 2 से 8 वर्ष तक। और दूसरी बताई इन्होंने ऑटोनोमस मोरालिटी, स्वायत्ता नैतिकता, जो कि होती है 9 से लेकर के 11 वर्ष तक। ठीक है। हेट्रोनोमस मोरालिटी मतलब जो जो 2 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं, 2 से 8 वर्ष के बच्चों में जो नैतिकता का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से डेवलप होता है कि जो भी नियम या कायदे हमारे एल्डर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमको बता दिया है, वो एब्सोल्यूट होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, उनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने कह दिया कि चोरी करना गलत है, तो उनके लिए है कि ये कोई फिक्स चीज है कि चोरी करना गलत ही है। अगर कह दिया कि झूठ बोलना गलत है, तो उनके लिए झूठ बोलना गलत ही है। तो फिर जो हेट्रोनोमस मोरालिटी होती है, मतलब कि जो 2 से 8 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनमें जो नैतिकता का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होता है वो इस तरीके से होता है कि कोई चीज अगर उनको उनके बड़े या उनके पेरेंट्स बता दें, तो वो समझते हैं कि वो न्याय या वो नियम अपरिवर्तनशील है, उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो दृढ़ हो गया है, एब्सोल्यूट है। और जो स्वायत्ता नैतिकता है, ऑटोनोमस मोरालिटी है, 9 से 11 वर्ष के बच्चे हैं, उनके हिसाब से नैतिकता का वो इंटरेक्शन इसमें इनका ज्यादा होता नहीं है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, कि थोड़ा और कॉन्सेप्ट डेवलप हो और वो चीजों को समझें। लेकिन जब ये 9 से 11 वर्ष में आते हैं, तो बच्चों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन के बाद इनको धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि जो भी रूल्स या नियम, कायदे, कानून, जो भी चीजें बनाई जाती हैं, वो हमारे ही भलाई के लिए बनाई जाती हैं। तो जब हमको जरूरत पड़े, तो अपनी जरूरत के हिसाब से हम उस नियम या कायदे में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इनके हिसाब से ये बच्चों से इंटरेक्शन वगैरह होता है, तो इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो और ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इनको समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि रूल्स और लॉज जो हैं वो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, हम इनको जब चाहें तब अपने हिसाब से इनमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गेम है, बच्चे खेल रहे हैं, अगर 2 से 8 वर्ष के बच्चों में कहा जाएगा उस नियम में इस तरीके का बदलाव कर लो, तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से वो अपरिवर्तनशील है, इस गेम का नियम ये है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। लेकिन वही 9 से 11 वर्ष के बच्चों को अगर कहा जाएगा कि कोई एक और प्लेयर आ गया है, इसको भी खिला लो अपने साथ, तो भले क्रिकेट में 11-12 खिलाड़ी होते हों, वो अपने साथ उनको भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमारी सुविधा के लिए नियम बनाए गए हैं, ऐसे कोई रिजिड नहीं है कि उनमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है। तो ये था पियाजे के हिसाब से मोरालिटी। तो इन्होंने कहा कि जो मोरल रीजनिंग है, पहली चीज तो अगर कोई दुविधा की स्थिति आ गई, अब उसकी इच्छा नहीं है उस चीज को करने की, फिर भी उसको मजबूरी में वो चीज करनी पड़ेगी, तो ये क्या है, मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। दूसरी चीज इन्होंने कहा मोरल रीजनिंग, इन्होंने कहा स्टेज वाइज जो डेवलपमेंट होता है नैतिकता का, वो सिर्फ 2 पैटर्न में नहीं होता है, स्टेज वाइज, ईयर वाइज बच्चे में नैतिकता जो है वो डेवलप होती रहती है। और एक टाइम पे नैतिकता से पार होकर के एक एब्सोल्यूट थॉट आने लगती है, जो कि अब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त होती है, जो समाज के नियम कायदों से बहुत ऊपर चली जाती है। तो इस हिसाब से इन्होंने मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। अब देखते हैं उन स्टेजेस को वन बाय वन। तो हमने समझ लिया मोरल रीजनिंग और मोरल डिलेमा क्या होता है। जो हिंज जिस सिचुएशन में था, वो
डिलेमा वाली सिचुएशन थी, जब हम लोग सही क्या है गलत क्या है इस संघर्ष से होकर के गुजर रहे होते हैं, तब इस संघर्ष को डिलेमा कहा जाता है, मोरल डिलेमा कहा जाता है। और इस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर तर्क करके, रीजनिंग करके निकालना कि हाँ अभी इस सिचुएशन के हिसाब से ये सही है, तो वो होती है मोरल रीजनिंग करने की शक्ति। जो लोग सही या गलत का सही से मतलब जिनमें डेवलप हो जाता है कि किसी भी सिचुएशन में सही क्या है गलत है उसका ठीक तरीके से अगर निर्णय लेने में वो सक्षम होते हैं, तो मतलब उनके अंदर मोरल रीजनिंग डेवलप हो रही है या डेवलप हो चुकी है। तो मोरल रीजनिंग का मतलब यही हुआ, किसी भी सिचुएशन में सही या गलत की सही रीजनिंग करके जो आउटपुट या फिर कंक्लूजन निकाला जाता है वही होता है मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो इन्होंने मोरल रीजनिंग की या फिर मोरालिटी की, नैतिकता की 3 स्टेजेस जो है बताई हैं, और हर स्टेज की 2-2 लेवल्स बताई हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में। इस स्टेज में जो बच्चे की मोरालिटी होती है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल होती है, किसी तरीके का कोई विकास नहीं होता है मोरालिटी का। उनको बस केवल सिर्फ उतनी चीजें पता होती है जो कि उनको समाज द्वारा बताई जाती है, उनके पेरेंट्स द्वारा बताई जाती है, या फिर उनके जो एल्डर्स होते हैं उनके द्वारा बताई जाती है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज या प्राक रूढ़िगत स्तर में बच्चा जो कुछ भी एल्डर्स या पेरेंट्स के द्वारा बताया जाता है उसी को वो मानते हैं कि वो चीज बिल्कुल एब्सोल्यूट है, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने 2 लेवल्स इसमें बताई है। ये स्टेज कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है? 4 से 10 वर्ष के बच्चों में जो मोरल रीजनिंग है वो किस तरीके की होती है? प्राक रूढ़िगत स्तर की होती है। इसमें सबसे पहला क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब कि दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें इन्होंने कहा जो व्यवहार होता है वो सही और गलत क्या है इसके बेसिस पे नहीं होता है, क्योंकि मोरल रीजनिंग इनकी डेवलप ही नहीं हुई रहती है। तो ये जो कुछ भी बिहेव कर रहे होते हैं वो सिर्फ इस चीज पर आधारित होता है कि इस चीज के लिए हम ऐसा करेंगे तो हमको इसके लिए गिफ्ट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा या फिर पुरस्कार मिलेगा, और अगर हमने कोई चीज गलत की तो उसके लिए हमको सजा मिलेगी। तो सजा से बचने के लिए और पुरस्कार पाने के लिए, बस इन दोनों चीजों के लिए इनका व्यवहार जो पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन में है वो होता है, क्योंकि इनको इस टाइम में मोरालिटी किसी भी तरीके की कुछ भी डेवलप नहीं हुई रहती है, सब कुछ इनका पुरस्कार और दंड से बचने के लिए होता है, पुरस्कार पाने के लिए होता है। तो ये होती है पहली लेवल। दूसरा लेवल है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन या फिर साधनात्मक सापेक्षता। इसमें क्या होता है? बच्चा अपने साथ साथ जो दूसरों की जरूरतें हैं उनको भी समझने लगता है, अपने साथ साथ दूसरों की जरूरतों को समझने लगता है, पर मेन वो अपनी आवश्यकताओं को समझने लगता है। तो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो बार्गेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। कह सकते हैं कि जैसे को तैसा वाली स्टेज होती है, लेवल होता है ये। उनके हिसाब से अगर हमारी कोई जरूरत है और वो सामने वाला अगर मुझे वो दे रहा है तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसको हम दे देंगे, जैसा को तैसा करके बार्गेनिंग वगैरह की जा सकती है। तो इनके हिसाब से कोई भी चीज सही या गलत जो है वो इस आधार पे होती है कि मेरी जरूरत पूरी हो रही है तो उसकी जरूरत हम पूरी कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता को हम पूरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर लिखने के लिए कोई बच्चा क्लास में पेंसिल लाना भूल गया है तो वो दूसरे से कहेगा कि तुम मुझे पेंसिल दे दो, तो तुम आज ये कॉपी नहीं लाए हो, ये कॉपी हमको तुमको दे देंगे। तो उसकी जरूरत पेंसिल थी, सामने वाले बच्चे की जरूरत कॉपी थी, तो अपनी भी आवश्यकता उसने समझी, दूसरे बच्चे की भी आवश्यकता समझी, तो उसके आधार पर उसने जैसे को तैसा वाला जो मोरल रीजनिंग थी वो की। तो इसमें जो आवश्यकता होती है उसी के आधार पर जो व्यवहार है वो देखा जाता है। सेकेंड इनकी स्टेज थी कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत स्तर। इसमें जो कुछ भी पेरेंट्स ने सिखाया होता है, पेरेंट्स के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, नॉलेज है, उसमें बदलाव होना शुरू हो जाता है। किस स्टेज में? कन्वेंशनल स्टेज में या फिर रूढ़िगत स्तर में। इसमें सबसे पहले आता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला लेवल, मतलब अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची वाला लेवल। इसमें क्या होता है? उनका जो व्यवहार होता है वो इस आधार पे होता है कि दूसरा इससे खुश होगा या फिर दूसरे लोग इस व्यवहार को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब उनके हिसाब से जो नैतिकता है, मतलब कोई भी चीज सही है या गलत है, उसका आधार यह होता है कि अगर ये चीज करने पर सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है या फिर खुश हो रहा है तो मतलब ये व्यवहार सही है, और अगर कोई व्यवहार करने से सामने वाला दुखी हो रहा है या गुस्सा हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो चीज गलत है। मतलब जो राइट और रॉन्ग की जो रीजनिंग है वो इनकी इस बेसिस पे होती है कि दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये होता है अच्छा बच्चा और अच्छा बच्ची बनने की स्टेज। इसमें बच्चा सब कुछ उसी के हिसाब से करता है जैसा सामने वाला
एक्सेप्ट करता है। अगर सामने वाले की एक्सेप्टेंस नहीं है, टीचर को ये चीज पसंद नहीं है, इस वजह से बच्चे उस हैबिट को करना छोड़ देते हैं। उनको इस चीज की रीजनिंग नहीं होती, उस चीज की तर्कना डेवलप नहीं हुई होती है कि हाँ ये चीज सच में गलत है, या फिर इससे किसी को कष्ट हो रहा है, या फिर इससे किसी तरह की कोई अच्छी चीज नहीं आ रही है तो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, उनका सिर्फ ये होता है कि टीचर इससे खुश हो रही है तो हमको ये चीज करनी है, या फिर इस हैबिट से पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, मम्मी पापा खुश हो रहे हैं तो ये चीज मुझे करनी है। तो ये वाली जो स्टेज होती है वो गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा बच्चा अच्छा बच्ची बनने की स्टेज होती है, जो कि आपकी 10 से 13 के बीच में आती है। कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 के बीच में ये दोनों आता है, डेवलप होता है। 10 से 11 में ये आ गया, 11 से 12-13 में ये आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेवल है कन्वेंशनल स्टेज रूढ़िगत स्तर की, कानून एवं व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो व्यवहार होता है या फिर नैतिकता होती है, सही या गलत की जो पहचान होती है, वो इस बेसिस पे होती है कि समाज में जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं वो सब हमारी ही अच्छाई के लिए, हमारी ही भलाई के लिए बनाए गए हैं। इस वजह से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो वो क्या करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की जो भावना है वो इस स्टेज में इस लेवल में इनकी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये कानून और जो भी व्यवस्था है उसका ठीक तरीके से पालन करने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स को अगर चोट लग गई है और चोट लग रही लेकर के वो जा रहा है रास्ते में, और रोड पर उसने देखा कि रेड लाइट है, तो वो रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से रेड लाइट या नियम कानून, ये जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बनाए गए हैं, ये सब हमारे फायदे के लिए बनाए गए हैं, इस वजह से हमको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके की जो मेंटल रीजनिंग होती है वो होती है कि कानून और व्यवस्था तक ही सीमित होती है, कि उसको बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम इसको करेंगे। तो ये होता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर रूढ़िगत स्तर। इसमें लॉ और कानून से बच्चा ऊपर उठता है, मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत भावना आने लगती है कि सही क्या गलत है, जो हायर मोरल रीजनिंग है वो डेवलप होने लगती है। तो कानून और व्यवस्था से थोड़ा वो ऊपर उठ जाता है। जैसे कि पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। मतलब कि वो फॉलो तो करेगा लॉ एंड ऑर्डर को, कानून और व्यवस्था को फॉलो तो करेगा, लेकिन उसको लग रहा है अगर व्यक्तिगत मूल्य पर किसी तरीके का कोई नुकसान हो रहा है तो वो लॉ एंड ऑर्डर में चेंज ला सकता है, बदलाव कर सकता है। जैसे कि जब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या फिर कानून एवं व्यवस्था की स्टेज में रहेगा तो वो ये सोचेगा कि पापा को चोट लगी है, उसके बावजूद वो लेके नहीं जा रहा है, नियम कानून फॉलो कर रहा है, रेड लाइट पे रुक गया, लेकिन यहाँ पे उसका व्यक्तिगत मूल्य उसको समझ में आ रहा है कि उसका व्यक्तिगत लॉस है इस चीज में, उसके पेरेंट्स की तबीयत और खराब हो जाएगी, तो वो रेड लाइट को का जो नियम है उसको छोड़ करके, मतलब उसको फॉलो किए बिना अपने पेरेंट्स को रेड लाइट तोड़ करके लेकर के चला जाएगा हॉस्पिटल। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत में कि वो समझता तो है, मानेगा तो कि हाँ ये चीज नियम कानून है, इसको फॉलो करना चाहिए, पर अगर उसका पर्सनल लॉस कुछ हो रहा है तो वो उसमें आराम से चेंज ले आएगा बिना किसी हिचकिचाहट के। लास्ट वन है यूनिवर्सल एंड एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जो नैतिकता होती है वो चेतना की ओर अग्रसर होने लगती है, मतलब कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने लगती है। मतलब कि अगर जैसे अभी आपका ये हैदराबाद वाला जो जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं, जो 400 एकड़ की जमीन है जो काटने की बात चल रही है, वो एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में ही तो किया जा रहा है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में ही तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसकी हायर कॉन्शियसनेस है या फिर जो अपनी चेतना की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसको समझ में आएगा कि इससे जो दूसरे लोग हैं, पशु पक्षी हैं, या फिर हमारा जो क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब होगा, बेकार होगा, बहुत सारे लोगों को इससे, जो पशु पक्षी हैं उनकी जान चली जाएगी, हमारा जो क्लाइमेट है वो बेकार हो जाएगा, आगे चल के गर्मी, फ्लड और ये सारी चीजें आने लगेंगी क्योंकि फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। तो फिर इन सब चीजों की वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर उसको इसके लिए पनिश करेगी, उसके लिए उसको जेल हो जाएगी, उसको इसके लिए उसको मारा पीटा जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके लिए आवाज उठाएगा। तो ये किस चीज में आ रहा है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आ रहा है। मतलब कि उसकी जो यहाँ पे मोरालिटी है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो पशु पक्षियों के बारे में भी सोच रहा है, पेड़ पौधों के बारे में भी सोच रहा है, क्लाइमेट के बारे में भी सोच रहा है, हर किसी की
आगे चल के किसी को किसी तरीके की जो ये अर्थक्वेक वगैरह आते हैं उससे किसी को दिक्कत ना हो जाए, तो वो सार्वभौमिक तरीके से सोच रहा है। तो ये जो एथिकल प्रिंसिपल डेवलप हुआ है वो यूनिवर्सल है। तो इस स्टेज में जो आता है वो किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके की नैतिकता होती है, जिसमें दूसरा कैसा रिस्पॉन्स करेगा कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमको पता है कि हम सही कर रहे हैं, या फिर इसमें पूरे यूनिवर्स की भलाई है, या फिर पूरे इसमें इंडिया की भलाई है, या फिर पूरे कंट्री की भलाई है, पूरे स्टेट की या सिटी की या फिर पर्टिकुलर एरिया की ही भलाई है, तो वो उस चीज को करेगा। तो ये होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जैसे कि हमारे जितने भी ऊंचे लीडर्स हुए हैं, गांधी जी वगैरह हैं, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जय कृष्ण मूर्ति हैं, तो ये सारे किसमें आएंगे, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाली स्टेज में आएंगे। तो ये था आपका 13 से अबव में होता है ये, 13 से अबव में मतलब 18, 19, 20 तक ये पहुंच जाता है, 15, 16 तक होता है। ठीक है, तो ये आपका 3 स्टेज थी जो कि कोहलबर्ग ने बताई थी, जिसमें कि ये आपकी दो दो लेवल्स बताई गई थी। सिंपली अगर समझें तो पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन में जो व्यवहार होता है वो सिर्फ इस बात पर आधारित होता है कि उसके लिए मुझे पुरस्कार मिलेगा या फिर दंड से बचने के लिए व्यवहार किया जाता है। साधनात्मक सापेक्षता वाले उन्मुखता में क्या होता है कि बच्चा अपने साथ साथ दूसरों की भी आवश्यकता समझता है, तो फिर वो क्या करेगा, उस आधार पर व्यवहार करेगा। मतलब जो व्यवहार होगा इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन में, वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए होगा, तो अपने साथ दूसरे की भी समझ रहा है तो जैसे को तैसा वाला बिहेवियर करेगा। गुड बॉय गुड गर्ल में दूसरों को प्रसन्न करने जो भी उसके व्यवहार होते हैं, जो भी उसकी नैतिकता होती है, वो सिर्फ यहीं तक सीमित होती है। उसके लिए सही या गलत सिर्फ इतना होता है कि दूसरे प्रसन्न हो रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उस बिहेवियर को, तो फिर वो अच्छा है। अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो खराब है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में होता है कानून और व्यवस्था जो है वो हमारे खुशी के लिए, हमारे अपने सही के लिए बनाई गई है, इस वजह से हमको उसको फॉलो करना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है, अगर व्यक्तिगत उससे कोई नुकसान हो रहा है तो उसको कानून व्यवस्था को हम तोड़ सकते हैं। ये होता है सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में नैतिकता इस लेवल पर पहुंच जाती है कि उससे पूरे यूनिवर्स का फायदा हो। यूनिवर्स में मतलब कि किसी पर्टिकुलर, ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट को उससे फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट के अलावा जो जनता है उसको भी उससे उतना ही फायदा होना चाहिए। तो जो ऐसी सोच डेवलप हो जाती है वो होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, अब जैसे कि ये जो हैदराबाद वाला पास हुआ है, या फिर ये जो जंगल काटने की बात चल रही है, उससे सरकार को तो बहुत फायदा है, लेकिन पूरे विश्व को उससे नुकसान होगा। तो पूरे विश्व को, मेनली हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री को उससे बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो इस वजह से जो इस टाइम की थॉट है या सोच है वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आएगी। तो ये था आपका पूरा कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, मोरल नैतिक विकास का सिद्धांत। पियाजे और कोहलबर्ग, इन दोनों की काफी सारी सिमिलरिटीज हैं इन दोनों के मोरालिटी में, लेकिन कोहलबर्ग ने इसको अच्छे से पूरा डीप में रिसर्च करके एक एक चीज जो सारी स्टेज बाय स्टेज बताई, उन्होंने ऊपर ऊपर से बस के 2 स्टेज में बता दिया कि ऐसा तो है नहीं, हर स्टेज के हर ईयर्स के बच्चे में थोड़े थोड़े मोरल डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसलिए इनकी जो थ्योरी मोरालिटी के ऊपर है वो ज्यादा सही, वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। पियाजे की इतनी मान्य नहीं है, उससे क्वेश्चन वगैरह भी नहीं पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका। बाकी एक गिलिगन थे जिन्होंने इनकी कोहलबर्ग की थ्योरी को मना की, मतलब कि इनने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ लड़कों पे किया था, लड़कियों पे नहीं किया था। दूसरी चीज इनके हिसाब से था कि ये सारा स्टेज वाइज जैसे हो रहा है इसी हिसाब से नैतिकता का पैटर्न चलता है। लेकिन गिलिगन का कहना था, मान लीजिए कोई इंसान कह रहा है कि ये चीज बहुत गलत है, लेकिन कल को उसी सिचुएशन पड़ेगा तो उस सिचुएशन में वो दूसरा डिसीजन ले सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसा वो सोच रहा था, अपनी नैतिकता को बता रहा था नॉर्मली बात करने या कॉन्वर्सेशन में, वो उसकी वैसी ही हो, वो चेंज भी हो सकती है। तो इसी हिसाब से गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि गिलिगन ने या फिर किसने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, तो वो गिलिगन थे। उनके हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से मोरालिटी या सही गलत का जो फैसला है वो बदलता रहता है। जरूरी नहीं है कि इतना रिजिड हो कि हर स्टेज में या इतने पे अगर किसी ने कह दिया कि इतनी इसी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है मोरालिटी का, तो इसी ही तरीके से होगा। तो ये आपकी थी पूरी कोहलबर्ग की मेंटल डेवलपमेंट की थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एरिक एरिक्सन की थ्योरी के साथ। Thank you.